नमस्कार। कभी सोचा है हम पहाड़ों को चीरकर या बड़े बड़े शहरों के नीचे से कैसे निकल जाते हैं? ये सब मुमकिन होता है इंजीनियरिंग के एक शानदार चमत्कार की वजह से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टनल्स की। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है। आखिर इतनी मेहनत, इतना पैसा और टेक्नोलॉजी लगाकर जमीन के नीचे रास्ते बनाने की जरूरत ही क्या है? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। किसी भी टनल को बनाने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि उसका मकसद, उसका पर्पस क्या है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर हम टनल्स बनाते ही क्यों हैं। देखिए, टनल्स बनाने के पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है दूरी को कम करना। जैसे अटल टनल ने मनाली से लेह जाने में लगने वाले समय को घंटों कम कर दिया। दूसरा, ये ग्रेडियंट्स यानी रास्ते की सीधी चढ़ाई को कम करती हैं। इससे गाड़ियों और ट्रेनों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और हाँ, ये ट्रैफिक, पानी या ज़रूरी यूटिलिटीज़ जैसे केबल्स को बिना किसी रुकावट के पहाड़ों या नदियों के पार ले जाने का सबसे असरदार तरीका है। अच्छा, अब ये समझना ज़रूरी है कि हर टनल एक जैसी नहीं होती। मतलब जैसी ज़रूरत और जैसी जगह वैसा ही उसका डिज़ाइन। इसी को कहते हैं उनकी क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं ये कितने तरह की होती हैं। तो सबसे आम है ट्रैफिक टनल्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये सड़क, रेल या मेट्रो जैसे ट्रैफिक के लिए बनाई जाती हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल पीर पंजाल टनल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कश्मीर घाटी को साल भर बाकी भारत से जोड़े रखती है। फिर आती हैं हाइड्रोलिक टनल्स। अब इनका काम लोगों या गाड़ियों को ले जाना नहीं, बल्कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ये सिंचाई से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स तक हमारे वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में एक बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। जैसे इंदिरा सागर नहर परियोजना की सुरंगें, जो बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती हैं। तो ये स्लाइड एक तरह से सबका सार है। टनल्स को उनके मकसद, मतलब वो किस काम आएंगी, जमीन के मटेरियल यानी वो चट्टान में बन रही हैं या नर्म मिट्टी में, और उनके आकार के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल जैसा आकार सबसे आम है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से मेहराब की तरह मजबूती देता है और नीचे गाड़ियों के लिए एक सपाट बेस भी देता है। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये बड़ी बड़ी टनल्स आखिर बनाई कैसे जाती हैं? जमीन के नीचे खुदाई की इस कला को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे सीधी तकनीकों में से एक है कट एंड कवर मेथड। इसे ऐसे समझिए, जैसे सड़क पर एक लंबी खाई खोदी और फिर ऊपर से ढक्कन लगा दिया। ये तरीका शैलो टनल्स के लिए, मतलब जो ज्यादा गहरी नहीं होती, उनके लिए बेस्ट है। इसलिए शहरों में मेट्रो लाइन बिछाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है, जैसा दिल्ली मेट्रो के कई हिस्सों में हुआ है। लेकिन क्या हो जब रास्ता सख्त चट्टानों से गुजर रहा हो? तब इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड। इसमें पहले चट्टान में ड्रिल करके छेद किए जाते हैं, फिर उनमें विस्फोटक भरकर एक कंट्रोल्ड धमाका किया जाता है। चट्टान टूट जाती है, मलबा हटाया जाता है और रास्ता बन जाता है। ये वाकई में एक एक्शन से भरा प्रोसेस है। और अब बात करते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग के एक असली चमत्कार की, टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम। ये एनालॉजी से बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। ये मशीन एक बहुत बड़े मैकेनिकल केंचुए की तरह जमीन को काटती पीसती हुई आगे बढ़ती है। और कमाल की बात यह है कि साथ ही साथ टनल की कंक्रीट की दीवारें भी बनाती जाती। तो सवाल यह है कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करें? ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। अगर सख्त चट्टान है और शुरुआती खर्च कम रखना है, तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई बहुत लंबी सुरंग बनानी है, खासकर नर्म मिट्टी में, और काम तेजी और सफाई से करना है, तो टीबीएम का कोई मुकाबला नहीं, भले ही उसे खरीदने का शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा हो। अब जरा सोचिए, सुरंग खोदना तो सिर्फ आधा काम है। असली चुनौती तो उसे आने वाले दशकों तक, 100 साल तक सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने की है। चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। किसी भी टनल की सेफ्टी के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं: लाइनिंग, सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेशन और ड्रेनेज। ये चारों मिलकर ही ये पक्का करते हैं कि टनल हमेशा मजबूत और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रहे। आइए हर एक को जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले है टनल लाइनिंग। इसे आप टनल की अंदरूनी त्वचा या उसका सुरक्षा कवच कह सकते हैं। कंक्रीट और स्टील से बनी ये मजबूत परत टनल को ढहने से रोकती है और बाहर से पानी को अंदर आने से भी रोकती है। लाइनिंग के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम्स जैसे कि रॉक बोल्ट्स और शॉटक्रीट चट्टानों को अपनी जगह पर जकड़े रहते हैं।
वेंटिलेशन सिस्टम अंदर ताज़ी हवा लाता है और गाड़ियों के जहरीले धुएं को बाहर फेंकता है। और ड्रेनेज सिस्टम ये पक्का करता है कि पानी का कोई भी रिसाव सुरंग के स्ट्रक्चर को कमज़ोर ना कर पाए। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के फ़ायदे क्या हैं और इनकी कीमत क्या है? चलिए इनके नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ आकर टनल्स का पूरा हिसाब किताब सामने आता है। एक तरफ है इसके ज़बरदस्त फ़ायदे, सफ़र का समय कम, हर मौसम में खुली रहने वाली कनेक्टिविटी और ज़मीन का कम अधिग्रहण। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बनाने का बहुत ज़्यादा खर्चा, निर्माण की मुश्किलें और फिर ज़िंदगी भर मेंटेनेंस और वेंटिलेशन की ज़रूरत। तो यहाँ से हमें जो सबसे बड़ी बात समझनी है वो ये है कि टनल्स इंजीनियरिंग के नायाब नमूने हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन ये इतने महंगे और जटिल होते हैं कि इन्हें तभी बनाया जाता है जब कोई और रास्ता ना बचा हो और इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। और यही सवाल हमें भविष्य की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं और दुनिया और कनेक्ट हो रही है, हमारी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग को ज़मीन के नीचे और कौन-कौन से नए चमत्कार करने होंगे। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। आज के इस सफ़र में इतना ही। धन्यवाद।